पंचवर्षीय योजना के 12 राजसूय यज्ञ हो गए। हमारे देश का आधा शरीर नेवले का वैसा ही अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। बचा हुआ आधा शरीर स्विट्जरलैंड की बैंक की शोभाओं में बढ़ रहा है। वहाँ सोने का घनत्व और तेजी से बढ़ रहा है। ये वो देश है जहाँ प्रतिदिन पूजा के बाद आप ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जायताम आस्मिन राष्ट्र की कल्पना की जाती है। पृथ्वी समुद्र पर्यंत एकराट की प्रार्थना की जाती है। और आदरणीय नितिन जी हमेशा आनो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वतः, श्रेष्ठ विचार सब जगह से हमें मिलें, ऐसा उद्घोष करते हैं। पूरे देश के बारे में, विश्व के बारे में, आर्थिक प्रणालियों का जिन्होंने समग्र अध्ययन किया है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि देश के विकास की दिशा पर हमें मार्गदर्शन दे। आदरणीय नितिन जी गडकरी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी सांसद नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय प्रभात जी, इंदौर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती सुमित्रा ताई महाजन, नगर के अध्यक्ष शंकर लालवानी जी, जिले के अध्यक्ष श्री रवि जी, श्री ललित पोरवाल, श्री मिलिंद महाजन और उपस्थित सभी भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया विजन 2025 ये एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए पिछले साल भर से हम कोशिश कर रहे हैं। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुझे मलेशिया जाने का मौका मिला और उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ मैं डॉक्टर महादीर करके वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनके पास गया। प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि हमारे देश के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप ऐसा करिए, मेरे सेक्रेटरी आपको अभी एक हॉल में लेकर जाएंगे, एक फिल्म बताएंगे और उसमें से हमारी नीतियाँ और हमारे कार्यक्रम आपको समझ में आएंगे। चाय पीकर हम एक बाजू के हॉल में गए, एक फिल्म शुरू हुई, उसमें लिखा था मलेशिया विजन 2012, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ 1998 की। और ये सब सुनने के बाद एक 15 मिनट तक वो फिल्म हम देख रहे थे कि आने वाले 12 साल में मलेशिया इंडस्ट्री के, एग्रीकल्चर के, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, इरिगेशन, एजुकेशन, कल्चर, हेल्थ सर्विसेज, इसमें क्या क्या करना है मलेशिया ने तय किया है, इसके बारे में उसका उल्लेख था। उनकी वो फिल्म देखने के बाद हम निकल कर आ गए। तब मेरे मन में ये विचार आया कि अगर इस हमारे देश में या हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में या इंदौर जैसे शहर का भी विकास करना होगा तो उसके लिए 50 साल दूर का सोचकर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाना बहुत आवश्यक है। एक फिलोसोफर अक्सर कहते हैं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर दृष्टि दान नहीं की जा सकती। लैक ऑफ विजन ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए हमारे देश की एक सही विजन तैयार हो जाए और जो विभिन्न क्षेत्रों के बारे में तैयार हो जाए ताकि उसके आधार पर हम देश के प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़े। जो मंच संचालन करने वाले उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कही है कि मैं विचारक हूँ। अगर उनके कही हुई सभी बातें अगर सही है, ऐसा अगर मैं कहूँगा तो मेरे साथ अन्याय होगा और झूठ है कहूँगा तो उनके साथ अन्याय होगा। तो मैं कोई बहुत बड़ा चिंतक वगैरह नहीं हूँ। ग्रास रूट पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ और थोड़ा बहुत मुझे मंत्री था तब एक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने का मौका मिला, उसका एक अनुभव है। उसके आधार पर आर्थिक जगत के लोगों से बातचीत चर्चा करके जो कुछ समझ में आया उसके आधार पर आप सबका हमको सुझाव चाहिए। ऐसा है
कि एक बात जीवन में हर समय ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे बीच में हम में कोई भी पूर्णांक नहीं है, हम भी नहीं है, हम सब अपूर्णांक है। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। कोई अपनी खुद की प्रतिमा को नहीं पकड़ सकता, और इसलिए कभी कभी अच्छी बातें छोटे छोटे लोगों के सुझाव से भी समझ में आती है। और इसलिए हमारे देश के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में जो नीति हमको बनानी है, उसके बारे में प्रबुद्ध लोगों के साथ एक डायलॉग हो। हम क्या करना चाहते ये बात उनके पास पहुंचे, और उनके मन में कोई सुझाव होगे तो हमारे पास आए, ताकि सबके चिंतन से जो मक्खन निकलेगा वो निश्चित रूप से देश और समाज के लिए, भविष्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसलिए मैं आज के एक ही भाषण में सभी विषयों पर नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि समय की कमी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उस सेक्टर्स को छोड़ दिया है। वैसे 68 सेक्टर्स पर हमने सब कमेटियां बनाई हैं और 68 सेक्टर पर हम वर्क कर रहे हैं। उसमें से शायद मैं 7-8-10 सेक्टर्स, इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अगर किसी का उल्लेख अगर नहीं होता तो आप ये मत समझिए कि हमारे विचारों में आप जो कह रहे वो बाकी उन विषयों के बारे में, उन सेक्टर्स के बारे में कुछ विचार नहीं है। वो भी विचार है, पर समय के साथ में इतने सब सेक्टर्स की चर्चा करना मुश्किल है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1947 को हमको स्वाधीनता मिली, और महात्मा गांधी जी ने उस समय कहा था कि स्वाधीनता का रूपांतर हम राम राज्य में करेंगे, स्वातंत्र का रूपांतर सुराज्य में करेंगे, और सुराज्य कैसा होगा तो राम राज्य जैसा होगा। आदर्श राजा कैसा है, आदर्श राज्य कैसा है, इसका गतकालीन इतिहास में अगर उल्लेख किया जाता है तो प्रभु रामचंद्र के बारे में उल्लेख किया जाता है। और सही में रामायण पढ़ने के बाद प्रभु रामचंद्र जी के बारे में, उनके राज्य के बारे में, राजा करके उनके बारे में जो कुछ अध्ययन होता है, ऐसा आदर्श राजा हमारे इतिहास में मुझे नहीं लगता कोई हुआ है। प्रभु रामचंद्र जी के बाद मेरे जीवन में मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर किसी ने किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। मैं, रामदास स्वामी जी ने उनके बारे में कहा था, तो मराठी में था पर वो कभी मैं भूल नहीं सकता, यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जानता राजा। यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, जानता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन अगर हम अध्ययन करेंगे, हमारे मध्य प्रदेश के सांसद दवे जी ने उनके ऊपर एक अच्छी किताब भी लिखी है। जो कुछ प्रभु रामचंद्र से और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों के जीवन से और राज्य पद्धति से हम जो सीखते हैं, ये दोनों का अध्ययन करने के बाद मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से, जिसको हम क्लैरिटी आनी चाहिए हमारे थॉट की, वो आ सकती है। मैं आज हमारे एक मित्र, पत्रकार मित्र, उनके साथ आ रहा था हवाई जहाज में बातचीत करते हुए, तो मैंने उनको इसी सेकुलर बात पर चर्चा कर रहा था। तब मैंने उनको पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में उनके राज्य में कोई परधर्मीय पूजा स्थान को तोड़ा है, ऐसा कहीं इतिहास में मिला है क्या? परधर्म की महिला के साथ अन्याय अत्याचार उनके राज्य में कोई हुए, ऐसा कहीं हमने सुना है? शिवाजी महाराज निश्चित रूप से सभी जात, पंथ, धर्म, भाषा और परिवार के साथ भी व्यवहार करते समय जो जो निर्णय उन्होंने किए हैं, वो एक आदर्श राजा के रूप में उनका जीवन था। महात्मा जी ने राम राज्य की बात कही। 1947 में महात्मा जी ने राम राज्य की बात कहते समय गांवों की बात की, ग्रामोद्योग की बात की, गांवों के विकास की बात की। महात्मा गांधी जी अक्सर ये कहते थे कि वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के सहभाग से हमको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन,
और उन्होंने जो नीतियां बनाई वो रशियन समाजवाद से, साम्यवाद से जो मॉडल था, वो पंडित जी को उस मॉडल ने बहुत प्रभावित किया था। पंडित जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे, फिलोसोफर थे, और उस समय उनके मन पर जो प्रभाव था वो रशियन लेफ्टिस्ट सोशलिस्टिक पैटर्न का था। और स्वाभाविक रूप से हमारे देश में कांग्रेस के शासन आने के बाद वो मॉडल को हमने उसको इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत की। 3 विचारों की चर्चा देश में उस समय होती थी। एक था समाजवाद, दूसरा था साम्यवाद, और तीसरा था पूंजीवाद। मैं कोई विचारों में और कोई नेताओं में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि एक बात जरूर है कि चाहे कार्ल मार्क्स हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे महात्मा गांधी हो, जिन जिन लोगों ने अपने आर्थिक वैचारिक चिंतन लिख कर रखा है, उसका जो स्पिरिट है वो लगभग एक है। और बार बार मैं विवेकानंद जी की बात को याद करके सबके सामने विषय रखता हूं कि विवेकानंद जी ने अपने विश्व कल्याण की बात जब कही थी शिकागो में, तब उन्होंने यही बात बड़े परिप्रेक्ष्य में कही थी कि मैं आपके पास ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं आपके पास ये कहने के लिए आया हूं कि आपका भी धर्म और आपका ही भगवान उतना ही श्रेष्ठ है। और उन्होंने यही कहा कि किसी भी भगवान को वंदन करने से अंतिमता जो आपका भगवान है उसके पास उसका वंदन नमस्कार पहुंच जाता है। स्वाभाविक रूप से संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जैसे आसमान से पानी जमीन पर गिरता है और पानी जब नदी में मिल जाता है और नदियां मिलकर वो पानी जब सागर को मिल जाता है, उसी प्रकार से हमने किसी भी भगवान को नमस्कार करने से अंतिमता वो भगवान को ही पहुंचता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो स्पिरिट था सभी आर्थिक विचार का, उसमें गरीबों का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, विश्व का कल्याण, इसी प्रकार का स्पिरिट सभी के विचारों में है। जैसे केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक जजमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। और इसलिए किसी भी आर्थिक चिंतन, एक बात है कि उसके जो साइलेंट फीचर्स है वो एक ही है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसके मीन्स और मीडियम अलग अलग हो सकती है, पर उसका जो मिशन है, उसका जो स्पिरिट है, उसमें अंतर नहीं है। गरीबों का कल्याण हो, आर्थिक न्याय हो, सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और गांव गरीब मजदूर किसान गरीबों का कल्याण हो, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली देश हो। तो कहीं उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, पर एक बात जरूर है कि स्पिरिट एक है, उसको स्वीकारना चाहिए। पर कल जो है वो आज नहीं और आज है वो कल नहीं। समय परिवर्तित होता है, और इसलिए एक बात सच है कि समय के साथ स्थितियां भी बदलती है, रेफरेंसेस भी बदलते हैं, और मीन्स भी बदलते हैं, मीडियम भी बदलती है। और इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश की बदलती स्थिति में 1947 के बाद आज तक इस 65 साल में जिन नीतियों के आधार पर देश चला है, उसका चिंतन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं एक विपक्ष और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का अध्यक्ष हूं, इस नाते कोई पार्टी पर टीका टिप्पणी करने के लिए मैं यहां खड़ा नहीं हूं। मैं आर्थिक चिंतन के रूप में देश के हित में कुछ बातों के सुझाव आपसे भी मांग रहा हूं। 65 साल के इतिहास में यह हुआ कि गरीब गरीब होते गया और धनवान धनवान होते गए। आज स्थितियां यह हुई है कि अगर हमारे देश के प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि हमारे देश में गांव में जिस व्यक्ति की रोज की आमदनी ये 2700 रुपए से ज्यादा यानी 28 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। और शहर में जिस व्यक्ति की आमदनी, जैसे इंदौर और भोपाल और नागपुर और मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर जैसे शहर में अगर किसी व्यक्ति की रोज की आमदनी 32 रुपए से ज्यादा यानी 33 रुपए प्रतिदिन है, तो वो धनवान है। अब 33 रुपए रोज की आमदनी होगी तो 999 रुपए में इंदौर में धनवान करके ऐश कैसी की जा सकती,
ये तो मैं नहीं बता सकता, एक तो सोनिया जी बता पाएगी या मनमोहन सिंह जी बता पाएंगे या प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष बता पाएंगे। तो प्रश्न ये है कि जैसे दिल्ली में एक बात बहुत होती है, मैं अक्सर वर्णन करता हूं कि इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। ये दिल्ली की लड़ाई, इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, दो शब्द बहुत प्रमुख है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज हमारे देश की परिस्थिति ऐसी है कि गरीब आज जीवन जी नहीं सकता। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, विदर्भ से, नागपुर से, 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। मैं परसों आंध्र प्रदेश में गया था, वहां हैंडलूम वेवर्स आत्महत्या कर रहे, फिशरमैन आत्महत्या कर रहे, गरीब मर रहा है और हम उसको नहीं, जान बचा नहीं पा रहे हैं। प्रगति और विकास के बारे में चर्चाएं होती रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हम गरीबी को दूर करेंगे। इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर सोनिया जी और राहुल जी का जमाना आया, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब पंडित जी ने जो कहा वो उनका पोता भी कह रहा है, पर गरीबी दूर नहीं हुई। 65 साल में से 57-58 साल देश में कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला, पर परिस्थिति यह है कि आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं जो मेरे सामने है कि क्या हमारे देश में साधन संपत्ति नहीं है? क्या हमारे देश में जो हमारी स्ट्रेंथ है, अच्छी जमीन है, पानी है, हमारे यहाँ इन्वायरमेंट है, अच्छा इन्वायरमेंट है, जंगल है, सभी प्रकार की जितनी स्ट्रेंथ हमारे पास चाहिए वो सब कुछ है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। इसकी वजह क्या है? अगर हमारा देश धनवान है तो जनता गरीब क्यों है? और जनता गरीब क्यों है तो गरीबी का कारण क्या है? और इसलिए मैं ये मानता हूं कि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि राजनीति में काम क्यों करना चाहिए, तो मैं उनको पूछता हूं कि इस देश में लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी जान बचाना ये राजनीति की प्रेरणा नहीं हो सकती? करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं है उनको रोजगार मिले, ये राजनीति की प्रेरणा नहीं हो